हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने हमारी विधि शास्त्र की 7 क्लासें देखी हैं, जिसमें हमने विधि शास्त्र की परिभाषा के बारे में बात की और जिसमें हमने बात की, आपने देखा होगा कि कुछ विधि शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उनके बारे में। और फिर हमने देखा है कि जो रोहित सर, एक बार फैन बंद कर दीजिए। और उसके बाद हमने जो देखा है कि यहाँ पे स्कूल और स्कूल में हमने पढ़ा है प्राकृतिक विचारधारा, फिर हमने पढ़ा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय विचारधारा। तो समाजशास्त्रीय विचारधारा में हम देखेंगे कि कौन से समाजशास्त्री हुए जिसने समाजशास्त्री विचारधारा के बारे में कहा, उनको देखेंगे। और समाजशास्त्री विचारधारा जो है किस तरीके से इस विचारधारा का उद्भव हुआ, वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारधारा का क्या रूप रहा, किस तरीके से समाजशास्त्रीय विचारधारा का पालन भारतीय विधियों में किया गया। तो शुरू करते हैं हम समाजशास्त्रीय विचारधारा। तो समाजशास्त्रीय विचारधारा की जब बात आती है, तो कहा जाता है कि जो समाजशास्त्रीय विचारधारा ये 20वीं शताब्दी में विकसित हुई और ये जो विचारधारा थी, ये विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा, ये जो दोनों विचारधारा थी, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा थी, वो कहती थी कि विधि पाई नहीं जाती है, बनाई जाती है। और ऐतिहासिक विचारधारा कहती थी कि विधि जो है बनाई नहीं जाती है, पाई जाती है। तो इन्हीं दोनों विचारधाराओं में जो टकराव की स्थिति थी, इसी को सुधारते हुए जो इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई, वो थी सामाजिक विचारधारा। ये सामाजिक विचारधारा जो थी, ये ऐतिहासिक विचारधारा और विश्लेषणात्मक विचारधारा में जो कमियां थी, उनको सुधार स्वरूप इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं कि ये 20वीं शताब्दी के विकास में जो आविष्कार का युग आया, जो राज्य जो था पुलिस स्टेट से कल्याणकारी राज्य बना, उनकी तरफ बढ़ते हुए इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ कि जिस समय समाज में केवल और केवल स्टेट विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों पर शासन करता था, लेकिन अब स्टेट 20वीं शताब्दी में आपने देखा कि ये विकास की तरफ बढ़ रहा था और विकास की तरफ बढ़ने के कारण कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की तरफ बढ़ा। तब राज्य ने देखा और समाज को उस तरीके की सुख सुविधाएं भी अब आवश्यक हो गई हैं, जो केवल और केवल अब वो काम नहीं रह गया है कि राज्य केवल काम ऐसा करेगा कि केवल विधि व्यवस्था देखेगा। नहीं, अब लोगों के हितों को भी ध्यान में रखेगा और लोगों के लिए सुविधा पहुंचाने का काम भी राज्य का काम हो गया। तो इस विचारधारा में लोगों के हितों पर आधारित व्यवस्था को आप देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि राज्य जो है पुलिस स्टेट से जन कल्याणकारी राज्य बन गया। और जो समाज था, समाज को लेकर जो विद्वान जो चले और उनका जो मानना था, वो कहते थे कि विधि एक साधन है, विधि एक साधन है और समाज एक साध्य है। मतलब विधि के द्वारा लोगों को साधा जाता है, विधि एक साधन के रूप में काम करता है। आज जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में जो विधि व्यवस्था है या विश्व समुदाय में जो आप एक रेगुलेशन देखते हैं कि लोग किसी न किसी विधि का पालन करते हैं, तो वो कौन सी विधि है, तो वो किस विधि का पालन करते हैं। तो विधि एक साधन के रूप में लोगों को रेगुलेट करती है, लोगों को चलाती है। ये विचारधारा विधि के साधन के रूप में लोगों को साध्य मानती है कि लोगों को विधि जो है साधने का काम करती है। विधि का निर्माण व्यक्तियों के हितों के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य करती है। इस विचारधारा के लोगों को मानना था, विशास्त्रियों का मानना था कि जो विधि है लोगों के हितों में सामंजस्य बैठाने का काम करती है। यानी अगर जो लोगों के हितों में टकराव होता है, उस टकराव में सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए, ये बात ये विचारधारा करती है। इस विचारधारा के विशास्त्रियों का कहना था कि जो भी लोग हैं उनमें अपने अपने हितों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर
कोई ना कोई बात चलती रहती है और वही बातों को कम से कम लोगों के हितों का टकराव हो, लोगों के हित में बात हो, तो ये विचारधारा ऐसी बात करती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इस विचारधारा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो एक तो इस विचारधारा को हितों की विचारधारा भी कहा जाता है और क्रियाशील विचारधारा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आपने देखा था कि विश्लेषणात्मक विचारधारा में उसके आज्ञापक विचारधारा भी कहा जाता था। उसे आपने देखा था कि विद्यात्मक विचारधारा भी कहा जाता था। तो ऐसे इस विचारधारा को भी हितों की विचारधारा या क्रियाशील विचारधारा आपसे पूछी जाएगी अगर, तो भी आप मानेंगे कि वो समाजशास्त्री विचारधारा की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले जो समाजशास्त्री हुए या आपके विधिशास्त्री हुए, तो उसमें थे अंगस्ट काम्टे साहब। अंगस्ट काम्टे साहब को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अंगस्ट काप्टे साहब जो हैं, वे शास्त्री हैं, इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और ये कर्तव्य पे आधारित व्यवस्था की बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के अगर कुछ है, तो केवल और केवल कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य करता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार अपने आप मिलते हैं। तो इन्होंने ही जो समाजशास्त्री जो थे अंगस्ट काम्टे साहब ही ने कर्तव्य पे आधारित व्यवस्था की बात की थी और इन्हीं के कर्तव्य की आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए और बार-बार इस कर्तव्य की आधारित व्यवस्था को दोहराया है, तो वो ड्यूकिट साहब महोदय थे। इन्होंने ही कहा कि अधिकार की मांग ही कर्तव्य का पालन करने के लिए होना चाहिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति अपने अधिकार का मांग करता है कि हमारा ये अधिकार है, तो वो अधिकार की मांग ना करके वो कहे कि हमारा ये कर्तव्य है। अगर वो व्यक्ति कर्तव्य अपना करता है, तो दूसरे व्यक्ति को अपना अधिकार अपने आप मिल जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य के पालन के साथ उस दूसरे व्यक्ति को या उस व्यक्ति को भी जो अधिकार मिलने वाले हैं, वो मिल जाएँगे अपने आप। जैसे कि आप कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि राज्य हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएँ लाए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले क्या है कि हम राज्य के लिए भी कुछ ऐसा करें, हमारा कर्तव्य है कि राज्य हमको हम अगर कर अच्छे से दे रहे हैं, हम राज्य में शांति व्यवस्था अपनाए रहते, तो राज्य को जो उन चीज़ों पे जो पैसा खर्चा करना पड़ रहा, वहाँ से पैसा वो आज के लिए लोक कल्याण कार्य के लिए जो कार्य करना चाहिए, उसमें खर्चा करेगा। यानी कि एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, तो दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। तो यानी कि जो अगस्ट काम्टे साहब है, वो कर्तव्य पे आधारित व्यवस्था की बात करते हैं। फिर इसमें जो ये जो दूसरे भी शास्त्री हुए, वो इहरिंग महोदय हुए और इहरिंग महोदय को समाजशास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। जैसे आपने देखा था कि ऐतिहासिक विचारधारा के जनक सेवनी साहब थे और फिर आपने देखा था कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो जनक थे उसके आइंस्टीन साहब थे। तो इसी तरीके से जो समाजशास्त्रीय विचारधारा के जो जनक हैं, वो समाजशास्त्रीय विचारधारा के जो जनक हैं, वो इहरिंग महोदय हैं और ये जर्मन वित्तशास्त्री थे। यानी कि इनका जर्मनी से संबंध था। फिर ये क्या कहते हैं कि ये जो थे वित्तशास्त्री, ये समाज को लेकर चलने वाले थे। यानी कि जितने भी वित्तशास्त्री आपने देखा था जो ऐतिहासिक विचारधारा के थे, वो इतिहास में विधि पाई जाने की बात करते थे। ऐतिहासिक विचारधारा में उनका कि विधि, रूढ़ि और प्रथा का जो है रूप है। फिर आपने देखा था कि विश्लेषणात्मक विचारधारा में आपने देखा था कि विधि संप्रभु का समादेश है। विधि जो है किसी शक्तिशाली व्यक्ति के आदेशों का ही रूप है। तो इस विचारधारा को जो शास्त्री थे एहरिंग महोदय, वो हितों की बात करते थे और हित पे आधारित व्यवस्था को लेकर चलते थे। समाज भिन्न-भिन्न अधिकारों का समुच्चय है, ये बात भी एहरिंग महोदय। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि समाज जो है भिन्न-भिन्न अधिकारों का समुच्चय है, यह किस वित्त शास्त्री ने कहा? तो ये बात एहरिंग महोदय ने कहा था कि समाज जो है वो अधिकार है, वो भिन्न-भिन्न अधिकारों का समुच्चय है। फिर ये कहते हैं कि विधि का उत्पत्ति सामाजिक तत्वों में निहित है और अधिकार का आधार हित है। यानी कि पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि विधि की उत्पत्ति सामाजिक तत्वों में निहित है और अधिकार का आधार हित है। ये किस वित्त शास्त्री ने कहा? तो ये भी बात एहरिंग महोदय ने कही थी। फिर आगे देखते हैं कि विस्तृत अर्थों में विधि को सामाजिक जीवन की दशाओं का योग, जो विस्तृत अर्थों में विधि जो है सामाजिक जीवन में दशाओं का योग है, जो राज्यों द्वारा
बाध्य दशाओं के सुरक्षित किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो विधि है विस्तृत अर्थों में सामाजिक दशाओं का योग है और राज्य द्वारा बाध्य दशाओं के सुरक्षित किया गया है। यानी कि जो भी आपके अधिकार हैं, उनको समाज के जो भी अधिकार हैं, उनको विधि द्वारा संरक्षित किया गया है और वही दशाओं का योग ही आपके अधिकार है। ये बात ये करते हैं। फिर इन्होंने हितों को 3 वर्गों में बाँटा और एक इनको जो हित की इन्होंने बात किया, ये व्यक्तिगत हित, राज्य का हित और सामाजिक हित। यानी कि एहरिक महोदय ने हितों को 3 भागों में बाँटा। एक तो इन्होंने सामाजिक हित के रूप में देखा, फिर इन्होंने व्यक्तिगत हित को में रूप में देखा, फिर इन्होंने राज्य के हित के रूप में वर्गीकरण करा। यानी कि इनसे क्वेश्चन जो बनता है कि एरिक महोदय ने समाज को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। एक तो व्यक्तिगत हित, दूसरा राज्य का हित, तीसरा सामाजिक हित। फिर हम देखते हैं अगले जो भी शास्त्री हैं ड्यूगिट महोदय। ड्यूगिट महोदय को अभी आपने देखा कि अगस्त काम्टे से इन्होंने कर्तव्य पे आधारित व्यवस्था को आगे लिया और बार बार इन्होंने कर्तव्य की बात की कि किसी भी व्यक्ति के केवल और केवल कोई अगर होता है तो केवल और केवल कर्तव्य होता है। यानी कि इन्होंने अधिकार की बात नहीं की, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था की बात की और इन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और किसी भी मनुष्य के द्वारा जब अपने कर्तव्य का पालन किया था तो उस व्यक्ति को अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। ये बात कही है ड्यूगिट महोदय ने। इन्होंने ही सामाजिक समयता का सिद्धांत दिया और इन्हें ये जो सामाजिक जो समयता का जो सिद्धांत है ये दुर्खिम से प्रभावित होकर दिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन की जो सामाजिक समयता का सिद्धांत ये बहुत बार क्वेश्चन यूजीसी नेट और ये मान के चलिए जो जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्खिम से प्रभावित होकर सामाजिक समयता का सिद्धांत देने वाले कौन से विश्व शास्त्री हैं तो वो ड्यूगिट महोदय थे और इनका जो सामाजिक समयता का सिद्धांत था इसमें इन्होंने कहा था कि विशिष्टीकरण का जो युग है जो विशिष्टीकरण का युग है यहाँ पे सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं लेकिन देखा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन वो सभी काम नहीं कर सकता है। अगर एक व्यक्ति किसान है तो वो किसानी का काम कर सकता है, वो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता है, वो मजदूरी से संबंधित जो कोई विशेष कौशल पे आधारित है जैसे लोहारी का काम नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो किसी भी तरीके से जो है वकालत पेशा नहीं कर सकता है, विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। यानी कि समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के कामों को नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 स्किल बेस्ड काम कर सकते हैं, लेकिन सभी कामों को आप नहीं कर सकते हैं और उन्हीं सभी कामों के लिए क्या हुआ, इन्होंने एक सामाजिक समयता का सिद्धांत दिया कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए वो डॉक्टर है, तो उसको अगर अगर खाने की ज़रूरत है, तो खाना वो किसान से लेगा। अगर उसको सब्ज़ी की ज़रूरत है, तो वो किसान से लेगा। अगर उसको किसी औजार की ज़रूरत है, तो वो लोहार के पास जाएगा। इसी तरीके से किसान का भी अगर वो किसान है, तो वो केवल अन्न उत्पादन करता है, लेकिन उसको अगर बीमार होगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा। घर बनवाना है, तो इंजीनियर के पास जाएगा, थवई के पास जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के बीच एक सामाजिक समयता है, एक सामाजिक संबंध है, सामाजिक संविदा है और उसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति का काम करता है, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का काम करता है। तो इस तरीके से समाज की व्यवस्था बनी हुई है और एक दूसरे के पूरक है। तो इन्होंने इस जो अधिकार दिया अपना सामाजिक समयता का सिद्धांत दिया और इन्होंने इस बात का जिक्र किया। फिर आगे जो भी एक अगले भी शास्त्री हैं उनको देखते हैं। ये इरलिच महोदय हैं और इरलिच महोदय ने राज्यों को विधि का स्रोत नहीं माना। यानी कि सबसे बड़ी विशेषता है कि किस भी शास्त्री ने राज्यों को विधि का स्रोत नहीं माना तो वो इरलिच महोदय थे। इरलिच महोदय ने राज्यों को विधि का स्रोत नहीं मानते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा कि विधि के उद्भव का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ना तो राज्य में है, विधि के उद्भव का गुरुत्वाकर्षण ना तो राज्य में है और ना तो विद्यमान विधि में होता है और ना ही विशास्त्री विज्ञान में होता है, ना तो न्यायिक निर्णय में होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो विधि का उद्भव है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ना तो विधि में होता है, ना तो राज्य में होता है, ना तो शास्त्रीय विज्ञान में होता है, ना तो न्यायाधीश के निर्णय में होता है, बल्कि स्वयं समाज में होता है। यानी इन्होंने विधि की बात की कि अगर उसका कोई गुरुत्वाकर्षण कोई है, तो वो तो ना तो विधि में होता है, ना तो न्यायिक निर्णय में होता है और वो केवल और केवल अगर होता है, तो वो समाज के स्वयं समाज में होता है। यानी इन्होंने विधि के उद्भव की बात की कि वो विधि जो उत्पन्न होती है, वो समाज से उत्पन्न होती है, ना कि वो न्यायिक निर्णय के द्वारा, ना तो विधायन के द्वारा, ना तो राज्य के द्वारा।
वो और केवल समाज में होता है। तो इन्होंने ये बात कही और इरलिख महोदय से जो पूछा था क्वेश्चन कि इरलिख महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने जीवित विधि का सिद्धांत दिया। जीवित विधि का सिद्धांत इन्होंने दिया और कहा कि विधि जो होती है वह जीवित कानून होता है। यानी कि इनका कहना था कि जो विधि है, जो भी विधियां हैं वो जीवित विधि के रूप में है। जैसे कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो जीवित विधि है और उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिस रूप में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को उसको अधिनियमित कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया था, वो उसी रूप में अगर आज उसमें संशोधन की प्रक्रिया ना होती, तो वो उसी रूप में रहता और वो मृत प्राय हमारा डॉक्यूमेंट हो जाता। लेकिन उसमें संशोधन की प्रक्रिया को डालकर इस तरीके से उसको चलायमान यानी जीवित रखा गया है और बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारा जो संविधान है वो जीवित दस्तावेज है, यानी कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो इन्होंने भी कहा कि जो विधि है वो जीवित दस्तावेज के रूप में इन्होंने देखा और कहा कि जो विधि है वो वह सामाजिक बातों का अनुसरण करती है। यानी कि ऐसे कौन से विधि शास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि जो विधि है वो सामाजिक बातों का अनुसरण करती है, तो वो भी बात इलिच महोदय ने कहा। विधि के 2 भाग इन्होंने बाँटा। विधियों के 2 भागों को इलिच भागों ने बाँटा, एक औपचारिक विधि के रूप में, एक समुदाय की विधि के रूप में। इलिच महोदय ने विधि को 2 भागों में बाँटा, एक औपचारिक विधि के रूप में और एक समुदाय की विधि के रूप में। औपचारिक विधि के रूप में इन्होंने संहिता, संविधि और न्यायिक निर्णय को रखा और जो समुदाय की विधि के रूप में इन्होंने रखा, उसमें उत्तराधिकार का नियम, वसीयत का नियम, विवाह का नियम, इन सभी चीजों को रखा। यानी औपचारिक विधि के अंतर्गत इन्होंने संहिता को रखा, संविधि को रखा, न्यायिक निर्णय को रखा, लेकिन समुदाय की विधि में इन्होंने संहिता, संविदा, उत्तराधिकार और वसीयत के नियमों को रखा। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि इरलिख महोदय ने विधि को 2 भागों में बाँटा, एक तो औपचारिक, एक सामुदायिक। लेकिन जो औपचारिक विधियों में इन्होंने किसको रखा? यहाँ पे आपको दिया जाएगा संहिता, संविधि, न्यायिक निर्णय और यहाँ पे विवाह डाल दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा कि संहिता, संविधि और न्यायिक निर्णय को रखा, लेकिन वैवाहिक विधि को इन्होंने समुदाय की विधि के रूप में रखा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये कम से कम आपको 2 बार ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट एक बार लगा लेना। फिर एक बात अगले जो विशास्त्री आते हैं रास्कोपाउंड, जो बहुत मेन है इरलिच के, अगर देखा जाए तो हियरिंग के बाद सबसे मेन व्यक्ति अगर है तो ये इस विचारधारा के रास्कोपाउंड है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शास्त्र को विज्ञान कहा था, विज्ञानों का विज्ञान कहा था शास्त्र को रास्कोपाउंड ने। फिर इन्होंने जो बात की कानून को सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत इन्होंने दिया और कहा कानून एक हथियार है। यानी कि इनका एक कोटेशन पूछा गया है, ये कि इन्होंने किसने कहा ये? तो कहा है कि कानून एक हथियार के रूप में समाज, कानून जो है एक हथियार के समान है और इसका काम विशेष समय में विशेष सभ्यता का कायम रखना है व उसको आगे बढ़ाना है। यानी इन्होंने जो कानून को एक हथियार के रूप में माना और उसे कहा कि ये विशेष सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है और इन्होंने हमारे कर्तव्यों को कुछ भागों में बांटा। वो देखते हैं। कर्तव्यों को इन्होंने बांटा कि एक जो आपका कर्तव्य होता है वो सभ्यता को कायम रखने का कर्तव्य होता है। दूसरा होता है न्यायिक अवधारणाओं का न्यायिक अवधारणाओं को निकालना और तीसरा होता है हितों की सूची निकालना और विरोधी हितों को उचित मेल स्थापित करना। यानी कि इन्होंने बताया था कि हमारा जो समाज पे कर्तव्य होता है, तो पहला कर्तव्य है सभ्यता को कायम रखने वाले तत्वों की खोज करना। यानी सभ्यता को कायम रखने वाले तत्वों की खोज करना हमारा कर्तव्य एक है। दूसरा है न्यायिक अवधारणाओं को से सिद्धांत निकालना, यानी न्यायालय द्वारा जो भी अवधारणाएं दिया जाए उनमें से सिद्धांत निकालने की बात इन्होंने की। तीसरी बात इन्होंने की हितों की सूची निकालना और उसको कानूनी मान्यता प्रदान करना। यानी कि हम देखें कि समाज में कौन ऐसे हित है, उन हितों की एक सूची बनाएं और उसके बाद उनको कानूनी मान्यता देना भी हमारा कर्तव्य है, यानी कि राज्य का कर्तव्य है। चौथा इन्होंने बताया विरोधी हितों को में उचित मेल स्थापित करना। यानी एक व्यक्ति का कोई हित है, दूसरा व्यक्ति का भी कोई हित है, तो इन विरोधी हितों की एक सूची निकाला जाए और उसको सामंजस्य बैठाला जाए। फिर अगर कोई कानून बनाया जाए तो वो कानून
बहुत ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी है। यानी कि इन्होंने जो बात की है कि हमारा ये कर्तव्य है कि एक तो हम देखें कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो सिद्धांत दिए गए, उनको अनुसरण करें और समाज में जिस तरीके से वो निर्णय उपयोगी है, तो उस उपयोगिता को देखते हुए वही ऐसी विधि की रचना की जाए और हम समाज में हितों को खोज करें, सदहितों की एक सूची बनाएँ और उस सूची के अनुसार हम देखें किस हित की कितना टकराव है, कितना टकराव इसका कम किया जा सकता है, उस हिसाब से विधि बनाई जाए। यानी कि इन्होंने विधि बनाने से पहले इन्होंने खोज करने की बात की है। पहली जो बात आपने देखा था कि सभ्यता को कायम रखने वाले तत्वों की खोज की जाए, फिर न्यायिक अवधारणाओं के सिद्धांतों को निकाला जाए और हितों की सूची बनाई जाए और विरोधों हितों में सामंजस्य बैठाया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने हितों की जो कर्तव्य में जो खोज की बात इन्होंने की, वो कही। फिर इन्होंने एक सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया और इन्होंने हितों के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की। अगर पूछा जाए क्वेश्चन से आपकी कि हितों के जो हितों की व्यापक व्याख्या किसने किया, व्यापक स्तर पे व्याख्या किसने दिया, तो इहरिंग के बाद रास्को पाउंड महोदय आते हैं। रा जो इहरिंग महोदय थे, वो बहुत छोटे स्तर पे हितों की बात की, लेकिन व्यापक स्तर पे इन्होंने बात की, तो रास्को पाउंड ने की। फिर हम देखते हैं कि कानून से समाज की यह आशा करता है कि जो किताबों में बातें कही गई हैं, वो क्रियाशील विधि में देखी जाए। यानी कि जो भी हमारी किताबों में बातें लिखी गई हैं, उनको यथार्थ रूप में लागू किया जाए। जैसे कि हमने देखा होगा कि विधवा विवाह, फिर आपने देखा होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम केवल और केवल किताबों में लिखा हुआ कानून है, उसको यथार्थ रूप में आज तक सरकार लागू नहीं कर पा रही है। क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर कोई भी कानून किताबों में लिखा गया, उसको यथार्थ रूप में लागू किया जाए, तभी वो जीवित कानून होगा, तभी उसकी कोई उपयोगिता होगी। अगर कोई वयस्कता संबंधित अधिनियम आया है, विवाह पे जो वयस्क नहीं है, उस पे रोक लगाता है, बाल विवाह का विरोध किया जाता है, तो उस कानून की उपयोगिता तभी तक है, जब तक उस कानून को विधायिका द्वारा बनाने के बाद उसको कार्यपालिका लागू करवा सके। यानी कि इन्होंने बताया कि कानून तभी तक जीवित है, जब तक वो लागू करवाया जा रहा। अगर वो केवल और केवल किताबों में कानून रह जाता, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये बात भी रास्को पाउंड ने कहा और इन्होंने जो बात की हितों को 3 वर्गों में बाँटा। इन्होंने एक व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक 3 ही हितों के बारे में बाँटा। यानी कि व्यक्तिगत हित के बारे में बात की, सार्वजनिक हित के बारे में बात की और इन्होंने सामाजिक हित के बारे में भी बात की। और व्यक्तिगत हित की सूची में इन्होंने रखा और जैसे कि प्राइवेट डिफेंस की बात की, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, ख्याति की बात की। फिर इन्होंने पारिवारिक हित की बात की और संपत्ति की बात की। ये सारे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। फिर इन्होंने सार्वजनिक अधिकार में रखा कि जो हम संविदा करते हैं या राज्य के प्रति जो कर्तव्य है कि राज्य हमें एकता और अखंडता बनाए रखे, ये भी हमारा सार्वजनिक हित है। और इन्होंने सामाजिक हित के संरक्षण के रूप में भी बात की। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक हित में इन्होंने समाज में सामान्य सुरक्षा कायम रहे, सामान्य नैतिकता कायम रहे, ये हमारे सामाजिक हित है। तो इस तरीके से इन्हें व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और सामाजिक हित के रूप में 3 भागों में हितों को बाँटा। फिर हम देखते हैं कि हितों में टकराव किन कानूनों में होता है, ऐसा क्या बात कही? इन्होंने कहा कि हितों में जो टकराव होते हैं किसी कानून में, उसी टकराव को कम करना ही विधि का सबसे सर्वप्रथम कार्य है। और इन्होंने जो आशाएँ बताई व्यक्ति की कि एक व्यक्ति की समाज जो है, समाज की आशाएँ क्या हैं, उसके बारे में कहा। तो इन्होंने 5 आशाएँ 1919 में बताई और 1942 में इसमें 2 जोड़ी और इन्होंने पहली आशा भी बताई कि जो अतिक्रमण का प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के हमारे संपत्ति में न्यायिक अतिक्रमण ना करे। यानी कि किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो भी संपत्ति है, उसमें बिना न्यायिक औचित्य के उसकी संपत्ति पे कोई अतिक्रमण ना किया जाए। ये समाज की भी आशा है और प्रत्येक व्यक्ति की भी आशा है। तो इन्होंने बात की। दूसरी बात इन्होंने कहा स्व-अर्जित संपत्ति का उपयोग। यानी कि जो भी हम अपने आप स्व-अर्जित संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उसका हमें उपयोग करने का भी अधिकार होना चाहिए, ये भी एक आशा है। तीसरी इन्होंने बात की कि सद्भाव पूर्वक व्यवहार की आशा करता है। समाज क्या करता है कि हमसे उससे सद्भाव पूर्वक व्यवहार किया जाए, यानी कि वो समाज के सद्भाव पूर्वक व्यवहार की आशा की बात करते हैं। फिर इन्होंने सावधानी की आशा करे कि समाज क्या चाहता है राज्य से कि उससे समाज सावधानी पूर्वक जो है
सावधानी बरतने की आशा करता है। फिर खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रित करने की आशा करता है। राज्य से आशा करता है समाज कि खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रणाधीन किया जाए, उनको हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, तो ऐसी भी आशा करते हैं। फिर इन्होंने छठी जो बताया, सेवा में सुरक्षा मिले, यानी कि जो भी सेवाएँ हो उनमें सुरक्षा की बात हो। फिर इन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में भाग भरण-पोषण की व्यवस्था की जाए। यानी कि ये कहते हैं कि समाज की आशा है कि वो जो वृद्धावस्था अगर आए तो राज्य उसकी क्या करे, पोषण की व्यवस्था करे। फिर इनकी जो 8वीं अंतिम है कि प्रत्यास्था या घटनाओं के लिए समाज आर्थिक भार का वहन करे। अगर किसी भी तरीके की कोई घटना घट गई है, उसमें भी राज्य का ये कर्तव्य है, समाज उससे आशा करती है कि उसमें वो भरण-पोषण की भी व्यवस्था करे और अगर कोई आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, तो उसका भी राज्य क्या है, भरण करे। तो वर्तमान समय में देख अगर ये सब परिस्थितियों को देखा जाए कि ये जो बातें हैं वो कोई भी जो आजकल का कल्याणकारी राज्य है वो सारी आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी विधि व्यवस्था को बनाए रखता है। यानी कि रास्कोपाउंड द्वारा जो भी ये 7 से 8 आशाएँ बताई गई, तो ये सारी आशाएँ आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में और भारतीय विधि व्यवस्था में ये पाई जाने लगी हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो इस जो ये शास्त्री हैं और ये विचारधारा है, इंडिया में आप किस रूप में देखते हैं? तो देखते हैं कि भाग 3 जो ये शास्त्री विचारधारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं 12 से 35 तक, तो इसमें आप देखते हैं कि जो हितों के टकराव होने वाले थे, उस हितों को विधि द्वारा संरक्षित यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में संरक्षित कर दिया गया कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, धार्मिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक उपचार मिलना चाहिए। तो ऐसे जितने भी अधिकार हैं जो समाज में एक दूसरे के बीच टकराव थे या राज्य और व्यक्तियों के बीच टकराव हो सकते थे, उनको विधि द्वारा संरक्षित कर दिया गया और वो अगर किसी भी तरीके से राज्य के द्वारा छीने जा रहे थे तो उसके लिए व्यवस्था कर दिया गया कि वो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है। यानी कि हमारे संविधान में जो हितों की बात है, संरक्षण की बात है, वो बात भाग 3 में की गई और जितनी भी इन्होंने आशाओं की बात की गई कि राज्य से जो इस विचारधारा की आशा है कि राज्य जब संपन्न हो जाएगा, राज्य ऐसे कृत्य करेगा जिससे लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं प्राप्त हो। तो ये सारी आशाओं को आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में नीति निषेध सिद्धांत के रूप में रखा गया। आप देख सकते हैं कि जो हितों को सामंजस्य बैठाने की बात है, उस पे एक आप देख सकते हैं कि आरक्षण पे जो केस आया इंदिरा साहनी का जो केस है जिसमें बताया गया किसी भी व्यक्ति को 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी वर्ग को नहीं दिया जा सकता है। यानी कि आपने ये पूरी विचारधारा देखा और पूरी विचारधारा में जो मेन जितने भी जहां से क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप अपनी राय देना और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और एक बात ये है कि अगली जो यथार्थवादी विचारधारा होगी उसके बाद हम जो है विधिक संकल्पनाएं हैं जिसमें आपको पहले मैं कब्जा पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं कर्तव्य और दायित्व के बारे में बताऊंगा, फिर स्वामित्व के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लगातार बने रहिए और ज्यूरिप्रूडेंस के जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है उसको हमसे सीखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद दोस्तों।